नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए लेकर कृतिका भाग 2 का एक चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th कोर्स ए CBSE के सिलेबस में भी है। तो इस चैप्टर की लेखिका है मधु कांकरिया। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, ये जो शब्द है साना साना हाथ जोड़ी, इसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तो मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार जब वे अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटोक घूमने गई थी तो वहाँ से वे युमथांग, लायुंग और कटाओ भी गई। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। तो आइए पाठ को समझते हैं। तो इस पाठ में लेखिका यानी कि जो हमारी लेखिका है मधु कांकरिया, वे लेखिका गैंगटोक शहर में पहुंचने के बाद, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वो अपने दोस्त के साथ गैंगटोक शहर घूमने गई, ठीक है। तो जब वहां पहुंचती है तो लेखिका के सुहावने सफ़र की शुरुआत होती है। तब लेखिका गैंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहती है। जब लेखिका गैंगटोक शहर पहुंचती है तो वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनती है और इसी वजह से उन्होंने मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है गैंगटोक को, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अधिक कठिनाई और मेहनत कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब लेखिका टिमटिमाते हजारों तारों से भरे आसमान को देखती है तो उन जादू भरे क्षणों में वह खो जाती है। चूँकि लेखिका पहली बार गैंगटोक गई थी, पर्वतीय स्थल पर गई थी, तो जब वो वहाँ पे टिमटिमाते तारों को आसमान में से देखती है तो उसके जादू भरे क्षणों में वो खो जाती है और वो दृश्य उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ सुबह लेखिका ने एक नेपाली युवती से, अब जब अगली सुबह लेखिका एक नेपाली युवती से सिखाई गई एक प्रार्थना है जो साना साना हाथ जोड़ी, जिस प्रार्थना पर ही इस चैप्टर का नाम भी पड़ा है, साना साना हाथ जोड़ी। तो देखिए यहाँ पे तो नेपाली युवती एक प्रार्थना कर रही होती है, साना साना हाथ जोड़ी गर्देऊ प्रार्थना हामरो जीवन तिम्रो कौशली। तो इसका अर्थ है साना साना यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे ईश्वर मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो जब लेखिका इस प्रार्थना को सुनती है, उसका अर्थ उससे पूछती है, तो वो युवती जो होती है वो लेखिका को इसका अर्थ बताती भी है, ठीक है। जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, इस तरह से प्रार्थना कर रही होती है। लेखिका युमथांग की ओर चलने से पहले हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहती थी। लेखिका युमथांग की ओर जाने से पहले वो कंचनजंगा, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, उसको देखना चाहती थी। इसलिए वह अपनी बालकनी में जाती है क्योंकि वहाँ से कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती थी। परंतु उस दिन ऐसा होता है कि लेखिका देख नहीं पाती। कारण क्या था कि कारण था उस समय बादल और धुंध इतनी थी कि उन्हें कंचनजंगा की चोटी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन उनको सामने बगीचे में खिले हुए ढेर सारे फूल उन्हें दिखाई दिए, जिसे देखकर लेखिका काफ़ी खुश होती है। उसके बाद लेखिका गैंगटोक शहर से 149 किलोमीटर दूर युमथांग यानी जो घाटी है, युमथांग की घाटियों को देखने 149 किलोमीटर दूर गैंगटोक से युमथांग की घाटी को देखने के लिए अपने एक गाइड रखती है लेखिका, जो उन्हें जगह जगह घुमाता है और उन्हें उस स्थान की विशेषता भी बताता है। तो उस गाइड का नाम था जितेन नार्गे और वह सहेली मणि के साथ शुरू करती है लेखिका अपनी यात्रा, ठीक है। तो उनकी जो दोस्त होती है वो मणि, सहेली मणि, और जितेन नार्गे जो था वो गाइड था। रास्ते में लेखिका को बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा लगाई गई सफ़ेद पताकाएं दिखी जिस पर मंत्र लिखे होते थे। तो जब लेखिका
गाड़ी से जा रही है आगे तो देख रही है कि रास्ते में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा लगाई गई सफ़ेद पताकाएं दिखती है जिस पे कुछ मंत्र लिखे होते हैं। तो उसके बारे में जितिन से पूछती है। जितिन बताता है कि ये पताकाएं किसी ध्वज की तरफ फहराती रहती है जो शांति और अहिंसा का प्रतीक होती है। लेखिका ने जब इन पताकाओं के बारे में अपने गाइड जितिन से पूछा तो उसने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती है। ये जो वाइट पताकाएं हैं, सफ़ेद रंग की जो पताकाएं हैं, ये किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पे उनकी आत्मा की शांति के लिए इस तरह से फहरा दी जाती है। नार्गे यह भी बताता है कि किसी शुभ अवसर या नए कार्य की शुरुआत करने पर सफ़ेद की जगह रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती है। ठीक है, शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह हुआ या फिर कुछ अलग सा शुभ कार्य हुआ उस पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, सफ़ेद नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर स्थित कवि लॉन्ग स्टॉक, थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं इन लोग तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक जगह होता है कवि लॉन्ग स्टॉक। उस जगह के बारे में नार्गे बताता है कि यहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, यानी कि यहाँ पे फिल्म वगैरह की शूटिंग के लिए भी लोग आते हैं। आगे बढ़ते हुए जब लेखिका ने एक कुटिया के अंदर प्रेयर व्हील यानी कि धर्मचक्र को घूमते हुए देखा तो उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हुई। वह अपने गाइड से पूछती है। तब नार्गे बताता है कि ये प्रेयर व्हील एक धर्मचक्र है। आप सभी देखे होंगे कि जो मोनास्ट्री वगैरह होता है वहाँ पे प्रेयर व्हील एक व्हील जैसा घुमाने का होता है और कहा जाता है कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ठीक ऐसी ही मान्यता वहाँ पे जहाँ पे वो कोई मोनास्ट्री में पहुँचती है वहाँ पे जो वो प्रेयर व्हील को देखती है लेखिका तो पूछती है इसके बारे में और नार्गे उसे स्पष्ट करता है। यह सुनकर लेखिका को एहसास होता है कि चाहे पहाड़ हो, मैदान हो या कोई भी जगह हो, इस देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है। यानी कि धर्म से रिलेटेड जो मान्यताएं हैं वो चाहे मैदानी भाग हो, चाहे पहाड़ी भाग हो या फिर कोई भी जगह हो, वो मान्यताएं एक जैसी ही है। आगे देखिए, जैसे जैसे लेखिका अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही थी पहाड़ की ऊंचाई भी बढ़ने लगी। ऊंचाई के कारण बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूटने लगे। अब लेखिका को हिमालय पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा था। जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है और ऊपर जा रही है, उस वक्त वो देख रही है कि वहाँ का जो मौसम है वो एकदम चेंज होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लेखिका को अब हिमालय के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, आसमान छूते पर्वत शिखर, ऊंचाई से झरझर गिरते जलप्रपात और नीचे पूरे वेग से बहती चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी को देखकर अंदर ही अंदर अत्यंत खुशी महसूस हो रही थी। लेखिका जब उस खूबसूरती को देखती है, प्रकृति की सुंदरता को देखती है तो वो अंदर तक मोहित हो जाती है। आगे देखिए, उसके बाद लेखिका की जीप 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर रुक जाती है। एक जगह था जिसका नाम ही था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। उस जगह पर रुक गई। उस पानी को अपनी अंजनी में भरकर लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने संकल्प कर अपने अंदर की सारी बुराइयों व दुष्ट वासनाओं को इस झरने के निर्मल धारा में बहा दिया हो। यानी कि वो पानी उसे, लेखिका को इतना शुद्ध शीतल लग रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो संकल्प कर रही है अपने हृदय में और अपनी सारी बुराइयों और दुष्ट वासनाओं को इस झरने के निर्मल जल में उसने बहा दिया हो। ठीक है, यह सब लेखिका के मन व आत्मा को शांति देने वाला था। लेखिका को पर्वत, झरने, घाटियों, वादियों ऐसे दुर्लभ नज़ारे पहली बार देखने को मिल रहे थे। तो इस वाक्य से पता चल रहा है कि लेखिका हिल्स में पहली बार गई थी। जब वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ के जो पर्वत, झरने, घाटियाँ, वादियाँ इस तरह से दुर्लभ जो नज़ारे देखती है वो लेखिका को पहली बार देखने को मिल रहे थे और उन्हें सभी कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेखिका उसे अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। आगे देखिए, जब लेखिका ने सफ़र के दौरान कुछ पहाड़ी औरतों को, अब लेखिका का जीप आगे बढ़ता है, आगे उन लोग बढ़ते हैं, तो उस वक्त लेखिका जब देखती है कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ते हुए नजर आती है लेखिका को, तो उन्हें देखकर वो अचंभित हो जाती है। कुछ महिलाओं की पीठ पर बड़ी सी टोकरियाँ थी
जिनमें उनके छोटे बच्चे बैठे हुए थे। तो कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनके पीठ पर जो पत्थर तो तोड़ रही है, लेकिन उनके पीठ पर बड़ी सी टोकरी है और जिनमें उनके छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। इस दृश्य में लेखिका ने मातृत्व साधना और श्रम साधना का एक मिश्रित रूप देखा। उस दृश्य को जब लेखिका देखती है तो वो मातृत्व साधना, माँ की साधना है ना, यानी कि एक माँ होते हुए भी बच्चे को अपने साथ रखकर किस तरह से वो श्रम अपना कार्य भी कर रही है, ये उन्हें मिश्रित रूप में वहाँ पे साक्षात देखने को मिलता है। लेखिका को पता चला कि ये महिलाएं पहाड़ी रास्तों को चौड़ा करने का काम कर रही है। जब वो पूछती है अपने गाइड को, तो गाइड बताता है कि ये महिलाएं पहाड़ को चौड़ा करने के लिए पत्थरों को इस तरह से तोड़ रही है। तो लेखिका को तब पता चलता है, और यह बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि इस काम में मजदूरों की मौत भी हो जाती थी, वो खाई में गिर जाते थे। यह सब देखकर लेखिका मन ही मन सोचने लगी कि कितना कम लेकर ये लोग समाज को कितना अधिक वापस देते हैं। तब लेखिका सोचने लगती है कि कितना कम, यानी कि कितनी कम आय सैलरी लेकर इन लोग समाज को कितना कुछ दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा और ऊंचाई पर जब लेखिका जाती है, लेखिका की जीप जाती है, तो वहाँ पे लेखिका देखती है कि 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से घर लौट रहे हैं। ये बच्चे रोज 3 से 4 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर अपने स्कूल पहुँचते हैं। तो जब लेखिका आगे जाती है थोड़ा, तो आगे जाने के बाद वो देखती है कि 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से घर लौट रहे हैं, और ये बच्चे जो थे वहाँ पे कोई स्कूल बस वगैरह लेखिका को नहीं दिखी। वहाँ से 3 और 4 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से ये बच्चे चलकर प्रतिदिन स्कूल पहुँचते हैं और फिर पैदल आकर घर आते हैं, और साथ में शाम को आने के बाद अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराने जंगल भी जाते हैं, और जंगल से भारी भारी लकड़ियों के गट्ठर सिर पर लाद कर लेकर आते हैं घर। ठीक है, तो लेखिका इस तरह से देखती है कि पहाड़ का जो जीवन है वो बहुत कठिन है। आगे देखिए, शाम के समय लेखिका देखती है कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस अपने घर लौट रही थी। जब लेखिका की जीप चाय के बागानों से गुजरने लगी, तो लेखिका ने देखा कि कुछ सिक्किम परिधान पहने कुछ युवतियाँ बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ रही है। तो जब लेखिका की जीप वापस, मतलब शाम हो गई, लेखिका वो लोग वापस आ रहे थे, तब लेखिका ने देखा कि कुछ औरतें सिक्किम परिधान पहनी, मतलब वहाँ के जो पोशाक थे वो पहने हुए बागानों से पत्तियां तोड़ रही है। लायुंग में लोगों की आजीविका की तो उनके मुख्य साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब ही है। तो लायुंग में वहाँ के लोग जो है उनकी आजीविका का मुख्य साधन ही है पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब। असल में लेखिका यहाँ बर्फ़ देखने आई थी, लेकिन उन्हें वहाँ कहीं पे भी बर्फ़ नहीं दिखाई दी। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि वास्तव में वो पहाड़ों पर क्या देखने गई थी, तो वो बर्फ़ देखने के लिए गई थी, लेकिन बर्फ़ उनको दिखाई नहीं दिया मौसम की खराबी के कारण। आगे देखिए, इसका कारण बताते हुए एक स्थानीय युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ बर्फबारी बहुत कम हो गई है, यानी कि पॉल्यूशन वहाँ पे भी मैदानी भागों में तो है ही प्रदूषण, और हिल्स में भी बढ़ते जा रहे हैं, और निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण बर्फबारी कम हो गई है। लेखिका को अगर बर्फ़ देखनी है तो उन्हें थोड़ा और ऊपर कटाओ जाना पड़ेगा, जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कटाओ में प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी पूरी तरह से बरकरार था, क्योंकि यह पर्यटक स्थल के रूप में अभी उतना विकसित नहीं हुआ था। तो लेखिका कहती है कि कटाओ जो है वो उसे भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर स्विट्ज़रलैंड के जैसा ही है, और वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। कटाओ में प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी पूरी तरह से बरकरार था, क्योंकि वहाँ पर्यटक स्थल के रूप में अभी उतना वो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे पर्यटकों का आना जाना कम होता था। तो कटाओ में लेखिका को बर्फ़ से ढके पहाड़ चांदी की तरह लग रहे थे। तो जब लेखिका कटाओ पहुँचती है, तो वहाँ पे जब वो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ को देखती है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो चांदी का पहाड़ हो।
जिसे देखकर लेखिका बहुत ही आनंदित महसूस करती है। जहां एक और कटाव में लोग बर्फ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर लेखिका इन सारे नज़ारों को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। तो जब कटाव लेखिका पहुंचती है तो लेखिका के साथ जो इनके मित्र गए हुए हैं या फिर और भी पर्यटक हैं, वो घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन लेखिका उन सारे नज़ारों को, उन सारी खूबसूरती को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। आगे देखिए, थोड़ा और आगे जाने पर लेखिका को कुछ फौजी छावनियाँ दिखी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ कैसे रहते हैं, तब फौजी बड़े हंसते हुए जवाब देता है कि आप चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हम यहाँ पहरा देते हैं। तो इस तरह से लेखिका जब फौजी से बात करती है और फौजी इस मुस्कुराते हुए जब जवाब देता है, तो उस फौजी की बात सुनकर लेखिका मजबूर हो गई सोचने के लिए कि जब इस कड़कड़ाती ठंड में वे थोड़ी देर के लिए भी ठहर नहीं पा रहे हैं, तो ये फौजी कैसी अपनी ड्यूटी निभाते होंगे, यानी कि ये कितना कठिन कार्य है। यह सोचकर लेखिका का सिर फौजियों के सामने सम्मान से झुक जाता है। चलते चलते लेखिका को चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती दिखती है। जब लेखिका उस युवती से पूछती है कि वो सिक्किमी है, तो वह उस युवती को जवाब देती है कि नहीं, वो इंडियन है। तो लेखिका वहाँ पे सिक्किम की कोई युवती थी, उससे पूछती है कि आप सिक्किमी हो, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर काफ़ी खुश हैं। थोड़ा आगे चलने पर नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर भी दिखाया था। नार्गे बताता है कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे। मतलब ये मान्यता है कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए, तो जहाँ जहाँ ये चावल छिटक कर गिरे वहाँ वहाँ अब चावल की खेती होती है। वहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो खेदुम पहुँचते हैं। खेदुम भी सिक्किम में एक जगह है, गैंगटोक में। तो खेदुम लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र था। नार्गे बताता है कि इस स्थान पर देवी देवताओं का निवास है, यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता। अब ध्यान दीजिए, वो खेदुम जो जगह है वहाँ के बारे में नार्गे बताता है कि ये जो स्थान है ये देवी देवताओं का निवास स्थान है, इसलिए ये यहाँ पे कोई गंदा नहीं करता। और इसका कारण यही है कि ये इतना साफ़ सुथरा है, जो भी गंदगी फैलाता है वो मर जाता है। इस तरह से वहाँ पे लोगों की धारणा है। लेखिका के पूछने पर गाइड बताता है कि पहाड़ी लोग पहाड़, नदी, झरने, इन सब की पूजा करते हैं, वो इसे गंदा नहीं रखते। लेखिका के कहने पर कि तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। नार्गे कहता है, मैडम गैंगटोक नहीं, गंगटोक कहिए, जिसका अर्थ होता है पहाड़। तो गैंगटोक का अर्थ ही होता है पहाड़। अब देखिए, गाइड ने लेखिका को यह भी बताया कि सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने इसे पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता ने इसे पर्यटन स्थल यानी कि टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया था। और इसके बाद से ही सिक्किम में पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं और नए नए पर्यटन स्थलों की खोज जारी है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसके बाद ही सिक्किम में पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए गए। जब से पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया गया, उसके बाद से ही यहाँ पे रास्ते बनाए गए और नए नए पर्यटन स्थल भी खोजे गए। लेखिका ने मन ही मन सोचा कि इंसान की इसी असमाप्त खोज का नाम ही तो सौंदर्य है। तो लेखिका सोचती है कि इंसान के इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। और गैंगटोक शहर की खूबसूरती को देखकर लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार संक्षेप में अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।